क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी सारी जिंदगी सिर्फ एक दिन की हो? अजीब है ना? बिल्कुल ऐसी ही ये मूवी है और इसकी स्टोरी भी बहुत अजीब और अनोखी है, जिसमें एक फैमिली वेकेशंस को एंजॉय करने के लिए ट्रॉपिकल रिजॉर्ट पे जाती है और वहां से वो एक रिमोट बीच में सिर्फ कुछ घंटों के लिए रिलैक्स करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन वहां कुछ ऐसा होता है जो इनकी जिंदगियों को बदल के रख देता है, क्योंकि उस बीच पे गुजारा कुछ ही वक्त इनकी उम्र में इजाफा करने लगता है और इनकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक दिन की होकर रह जाती है। अब क्या ये फैमिली यहाँ से बिना अपनी जिंदगी खत्म किए इस बीच से निकल पाएगी? और आखिर ऐसा क्या है इस बीच में जो इनकी उम्र को इस हद तक बढ़ा रहा है कि सिर्फ एक ही दिन में कई साल बीते चले जा रहे हैं? ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिफरेंट है। आई होप आप सभी को पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत होती है तो एक फैमिली को दिखाया जाता है जो एक एडवेंचर वेकेशंस के लिए इनामिका नाम के एक रिजॉर्ट पे जा रहे हैं जो एक ट्रॉपिकल आइलैंड में है। और बच्चे अपनी माँ से पूछते हैं, मामा आपने सिर्फ 5 मिनट बोला था, अब हम कब रिजॉर्ट तक पहुँचेंगे? और फिर गाय जो इनका डैड है वो भी प्रिस्का से यही पूछता है। दरअसल प्रिस्का ने ये रिजॉर्ट ऑनलाइन देखा था और बुक किया था, तो उसको भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है इस रिजॉर्ट की। और ये लोग रिजॉर्ट पहुंच जाते हैं जहां इस रिजॉर्ट का मैनेजर इनको रिसीव करता है और ये रिजॉर्ट के अंदर चले जाते हैं जहां इनको वेलकम कॉकटेल देने के लिए मैड्रिड आ जाती है जो इनको कॉकटेल ड्रिंक देती है। इसके बाद बच्चे अलग खेलने और रिजॉर्ट को एक्सप्लोर करने लग जाते हैं और एक ड्रिंक स्टॉल पे आते हैं जहां इनकी मुलाकात एडलिब से होती है। और इस छोटी सी मुलाकात में ही ट्रेंट और एडलिब में अच्छी दोस्ती हो जाती है और प्रिस्का गाय से कहती है, मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा कि इतना अच्छा रिजॉर्ट इतने सस्ते में ऑनलाइन कैसे मिल गया। और फिर ये चारों अपने रूम में आ जाते हैं। गाय एक ब्रोशर पढ़ता है जिसमें लिखा है कि ये रिजॉर्ट एक बहुत बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनी से एफिलिएटेड है जिसका नाम वॉरेन एंड वॉरेन है, जिसको देखकर गाय काफी इम्प्रेस्ड होता है क्योंकि ये बहुत बड़ी और अच्छी मेडिकल कंपनी है। इतने में वहाँ बच्चे आ जाते हैं और गाय इन्हें कहता है, इसमें लिखा है कि बच्चे बीच में अलाउ नहीं है और ये वीक नो किड्स वीक है, जिसे बच्चे जल्द ही समझ जाते हैं कि डैड उनसे मजाक कर रहा है। और फिर ये लोग बीच पे चले जाते हैं जहाँ काफी लोग होते हैं। ट्रेंट और इसका नया दोस्त एडलिब सभी के पास जाकर अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और लोगों से उनके बारे में पूछ रहे हैं। और फिर इनकी मुलाकात एक पुलिस ऑफिसर से भी होती है। और फिर ये चारों अपने रूम में लौट आते हैं जहाँ प्रिस्का की तबीयत ठीक नहीं होती और गाय उसे कहता है कि क्या ये करना जरूरी है, हम इस चीज पे मजीद सोच विचार कर सकते हैं। दरअसल प्रिस्का को स्टमक ट्यूमर है और उसके पास अब कम ही टाइम बचा है और वो गाय से सेपरेट भी होना चाहती है और ये वेकेशंस खत्म होते ही वो डिवोर्स फाइल कर देंगे। और इनकी डिस्कशन आर्ग्यूमेंट में बदल जाती है जिसे बच्चे बाहर बैठे सुन रहे होते हैं। और जैसे ही आर्ग्यूमेंट खत्म होता है बच्चे फिर खेलने लग जाते हैं। और ट्रेंट जिसकी दोस्ती एडलिब से काफी गहरी हो गई है और इन दोनों ने अपनी एक नई सीक्रेट लैंग्वेज भी बना ली है जिसमें ये दोनों एक दूसरे को लेटर देते हैं अपनी नई लैंग्वेज में। कहानी आगे बढ़ती है और ये लोग रिजॉर्ट के रेस्टोरेंट में आ जाते हैं लंच करने के लिए, जहां पहले से ही मौजूद एक फैमिली अपना ऑर्डर प्लेस कर रही है, जिसमें एक औरत जिसका नाम क्रिस्टल है वेटर को बता रही है कि उसे कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो प्लीज मुझे कैल्शियम रिच ड्रिंक देना। और ऑर्डर देते टाइम वेटर को टीज करने पे इसका हस्बैंड जिसका नाम चार्ल्स है बहुत ही गुस्से से वेटर और क्रिस्टल को देखता है। फिर मैनेजर प्रिस्का की फैमिली के पास आता है और उन्हें एक प्राइवेट बीच में जाने की ऑफर करता है और बताता है कि वो एक रिमोट बीच है जिसे ढूंढना बहुत मुश्किल है और ये एक वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा आप लोगों के लिए। मैं बहुत कम लोगों को ये ऑफर देता हूँ, मुझे आपकी फैमिली बहुत पसंद आई। गाय और प्रिस्का खुशी खुशी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतने में अचानक कुछ प्लेट्स के टूटने की आवाज आती है। गाय की फैमिली मुड़कर देखती है, एक औरत की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई होती है। इस औरत का नाम पेट्रिशिया है जिसको फिट्स पड़ने की बीमारी है और इसका हस्बैंड जेरिन इसके पास बैठकर इसको देख रहा है। इतने में वहाँ चार्ल्स आ जाता है जो खुद को इंट्रोड्यूस करता है एज अ डॉक्टर। जेरिन उसे बताता है, डोंट वरी, इसको फिट्स की प्रॉब्लम है, मैं भी मेडिकल नर्स हूँ। डॉक्टर चार्ल्स उसे कहता है ये तो फिर कुछ देर में ऑल ओके हो जाएगी। पेट्रिशिया को होश आ जाता है और सभी से वो सॉरी करती है उनके लंच को डिस्टर्ब करने के लिए। इसके बाद गाय की फैमिली वैन में बैठी निकलने ही लगती है, लेकिन तभी वहाँ डॉक्टर
डॉक्टर चार्ल्स की फैमिली भी आ जाती है बीच पे जाने के लिए और थोड़ी ही देर में वो लोग बीच पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पे एक दरवाजा भी है जिसपे लिखा है ट्रेसपैसिंग इज नॉट अलाउड। ड्राइवर उस दरवाजे का लॉक खोलता है और जल्दी से ड्राइवर इनको सामान पकड़ाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। डॉक्टर चार्ल्स उसे कहता भी है हमारी थोड़ी हेल्प कर दो, सामान ज्यादा है बीच तक कैरी करने में, लेकिन वो कहता है मुझे जल्दी जाना होगा, आई एम सॉरी, और साथ ही साथ कहता है मैं आप सभी को 5 बजे यहाँ से पिक करने आऊंगा। और ये सभी बीच की तरफ रवाना हो जाते हैं और अजीब से दिखने वाले बड़े बड़े पत्थरों के बीच में से गुजरते हुए ये सब बीच पे पहुंच जाते हैं और इनके सामने नहायत ही खूबसूरत और इंसानी गंध से बिल्कुल साफ सुथरा एक बीच होता है। ये सभी बीच की खूबसूरती से अमेज होते हैं और अपनी अपनी सिटिंग अरेंजमेंट में मसरूफ हो जाते हैं और बच्चे अपने खेल कूद में। पर बच्चों को न जाने क्यों बार बार बहुत भूख लग रही होती है तो बच्चे खाते रहते हैं और खेलते रहते हैं। तभी वहाँ खामोशी से बैठे एक आदमी पे मैडॉक्स की नजर पड़ती है जो गाय की बेटी है और वो एक्साइटेड हो जाती है। मामा डैडा लुक ये मशहूर रैपर है मिड साइज सेडान। गाय को उसका नहीं पता होता। मैडॉक्स कहती है मैंने उससे मिलना है, लेकिन गाय कहता है बेटा वो वोकेशन पे आया होगा, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। और ट्रेंट जो पानी में खेल रहा है अचानक से उसके पीछे तैरती हुई एक लड़की की लाश आ जाती है और वो डर के चिल्लाने लगता है और अपनी माँ के पास भागता है। फिर ये लोग उस लाश को बाहर निकालते हैं और वो रैपर आता है और कहता है मैं इसी का इंतजार कर रहा था, ये स्विमिंग करने गई थी। चार्ल्स कहता है तो तुम्ही ने इसी के साथ कुछ किया होगा। सेडान कहता है नहीं भाई, मैं तो इसका वेट कर रहा था। चार्ल्स कहता है जो भी हो अब तुम कहीं नहीं जाओगे जब तक रिजॉर्ट से कोई आ नहीं जाता। और ये लोग अपने अपने फोन्स चेक करने लगते हैं, लेकिन अजीब बात ये होती है कि ये लोग रिजॉर्ट से कुछ ज्यादा दूर नहीं आए, लेकिन फिर भी इनमें से किसी के भी सिग्नल नहीं आ रहे होते। खैर उतनी देर में जैरिन और पेट्रिशा भी बीच पे पहुंच जाते हैं और गाय उनसे पूछता है कि तुम्हें भी रिजॉर्ट से कोई छोड़ने आया था। जैरिन कहता है हाँ, लेकिन वो हमें छोड़ते ही निकल गया। और फिर वो पूछता है क्यों, क्या हुआ, और वो उन्हें वही लाश दिखाता है और कहता है यहाँ किसी का मर्डर हो गया है। चार्ल्स फौरन ही कहता है मुझे लगता है ये सेडान ने कुछ किया है, इसके नाक से खून बह रहा है, जरूर उस लड़की ने सेल्फ डिफेंस में इसे चोट पहुंचाई है। सेडान कहता है नहीं, मैं तो जब से इस बीच पे आया हूँ मेरा खून इसी तरह बह रहा है। इतने में वहाँ भागते हुए क्रिस्टल आती है और चार्ल्स को आवाज लगाती है कि तुम्हारी मोम को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। चार्ल्स फौरन ही भागता हुआ अपनी माँ के पास पहुँचता है और वो कहती है मैं ठीक हूँ, शायद स्ट्रेस की वजह से अच्छा फील नहीं हो पा रहा। और ये भी कहती है तुम टेंशन नहीं लो, इन लोगों की मदद करो। और फिर वहाँ प्रिस्का आती है और चार्ल्स से कहती है आप एक डॉक्टर हो, प्लीज मेरी मदद करो, मेरे बेटे को कोई प्रॉब्लम चल रही है। वो पूछता है क्या प्रॉब्लम। प्रिस्का कहती है मुझे नहीं पता, पर वो अजीब सा दिख रहा है, मुझे लगता है उसे कोई वायरस का रिएक्शन हो गया है। और जैरिन और पेट्रिशा जो ट्रेंट और मैडॉक्स से बात कर रहे हैं और अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब जैरिन ट्रेंट से पूछता है तुम कितने साल के हो। ट्रेंट कहता है मैं 6 साल का हूँ। वो कहता है मजाक नहीं करो, तुम कम से कम भी 11 साल के हो। मैडॉक्स कहती है नहीं, ये झूठ नहीं बोल रहा, ये वाकई ही 6 साल का है और मैं 11 की हूँ। जैरिन कहता है हो ही नहीं सकता, तुम तो मुझे 18 की लग रही हो। इतने में वहाँ प्रिस्का आती है और पूछती है क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है। जैरिन कहता है क्या हमारे साथ कोई यहाँ मजाक चल रहा है, क्या ये तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। और जब प्रिस्का अपने बच्चों को देखती है तो वो हैरान रह जाती है, ये बच्चे अचानक से इतने बड़े लग रहे होते हैं जो कुछ ही घंटे पहले छोटे थे। अपनी माँ की अजीब सी लुक से दोनों बच्चे डर जाते हैं और ट्रेंट अपनी माँ के गले लग जाता है और मैडॉक्स अपने डैड के। इतने में क्रिस्टल फिर चार्ल्स को आवाज लगाती है। चार्ल्स भागता हुआ आता है, उसकी माँ को सांस नहीं आ रहा होता। चार्ल्स बहुत कोशिश करता है लेकिन उसकी माँ की डेथ हो गई होती है और चार्ल्स फूट फूट के रोने लग जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि सेडान वहाँ से भाग रहा है। वो भी उसके पीछे भागना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे ही वो पत्थरों के बीच में जाते हैं वो दोनों अचानक बेहोश होकर दोबारा बीच पे ही होश में आते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि हुआ क्या। और ये सब लोग इकट्ठे होते हैं और 2-2 की टीम बनाकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी के साथ वही होता है जो सेडान और चार्ल्स के साथ हुआ, पत्थरों के बीच जाते ही बेहोश होकर दोबारा बीच पे होश में आना। अब ये सभी बहुत टेंशन में आ जाते हैं और फिर डॉक्टर चार्ल्स चाकू निकालता है और सेडान के चेहरे पे मार देता है। सब लोग चार्ल्स के इस रवैये से डर जाते हैं। सेडान कहता है इसने बहुत डीप कट मारा है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद कहता है मेरा दर्द खत्म हो गया। सभी उसका चेहरा देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। उसके चेहरे का निशान बिल्कुल भर गया होता है और थोड़ी देर बाद चार्ल्स का डॉग भी
मर जाता है। इन सबको कुछ समय नहीं आ रहा होता कि चल क्या रहा है। पेट्रिशा सबको इकट्ठा करती है और कहती है अपने बारे में सभी को बताओ, और सभी फिर एक एक करके बताना शुरू करते हैं और तब पता चलता है कि सभी को कोई ना कोई मेडिकल प्रॉब्लम है। चार्ल्स को स्किज़ोफ्रेनिया बिहेवियर की, क्रिस्टल को कैल्शियम डेफिशिएंसी की, पेट्रिशा को फिट्स की और प्रिस्का को स्टमक ट्यूमर की। और फिर प्रिस्का को अचानक से पेट में बहुत दर्द होने लगता है और फिर जब डॉक्टर चार्ल्स उसके पेट पे हाथ लगाते हैं तो उसका ट्यूमर एक बॉल जितना बड़ा हो चुका है। चार्ल्स कहता है फौरन ही इसका कुछ करना होगा, नहीं तो प्रिस्का की जान को खतरा है। गाय कहता है प्लीज मेरी वाइफ को बचा लो, और चार्ल्स प्रिस्का के पेट को कट करता है, लेकिन उसका कट फौरन से ही भर जाता है जैसे सिडान का भर गया था। और फिर चार्ल्स एक और ट्राई करता है, लेकिन अब जेरिन और गाय प्रिस्का के कट को अपनी उंगलियों से पकड़ लेते हैं और चार्ल्स उसका ट्यूमर निकाल देता है जो एक बॉल के साइज का था। और थोड़ी देर बाद ही प्रिस्का को होश आ जाता है और सेडान दोबारा उस लाश के पास जाता है और उसके ऊपर के कपड़े को उतारते ही डर जाता है और सबको आवाज लगाता है क्योंकि उस लड़की की लाश अब सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा बन चुकी होती है। प्रिस्का जो म्यूजियम में काम करती है वो कहती है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर लाश ओपन एटमॉस्फेयर में पड़ी है तो एटलीस्ट 7 साल लगते हैं उसको कम्प्लीटली डीकम्पोज हो जाने में और सिर्फ हड्डियों को बचने में। तो ये सभी हिसाब लगाते हैं तो पता चलता है कि इस बीच पे बिताया हुआ 1 घंटा 2 साल के बराबर है। मतलब इस बीच पे गुजारा हुआ एक दिन इनकी जिंदगियों के 50 साल के बराबर है। और उधर ट्रेंट और चार्ल्स की बेटी काया जो एक टेंट में लेटे हुए हैं और अपने तेजी से बदलते हुए हार्मोन्स की वजह से बहक जाते हैं। और जब प्रिस्का उनको आवाज लगाती है और वो बाहर आते हैं, पर इन दोनों को देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि कैरा अब प्रेग्नेंट हो चुकी होती है और वो भी लगभग 6 मंथ्स की। और फिर सब लोग परेशानी में उल्टे सीधे मशवरे दे रहे होते हैं। और फिर जेरिन और पेट्रिशा कैरा की मदद करते हैं बेबी को जन्म देने में और बच्चा पैदा तो होता है लेकिन इस एक्सट्रीमली प्रेशर वाली जगह पे सरवाइव नहीं कर पाता और पैदा होते ही मर जाता है। एक बेबी की मौत के बाद माहौल काफी गर्म हो जाता है और अब ये सभी बहुत एग्रेसिव हो गए होते हैं। और चार्ल्स जिसमें अभी स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स साफ दिख रहे होते हैं वो अचानक से सिद्धांत पे हमला कर देता है और उसे चाकू से लगातार मारता रहता है। सिद्धांत की मौके पे ही मौत हो जाती है और उसको मार देने के बाद चार्ल्स शांत हो जाता है और गाय से चाकू ले लेता है। खैर कहानी आगे बढ़ती है और जेरिन एक फैसला करता है और वो सबको बताता है कि वो एक नेशनल लेवल का स्विमर है, तो वो स्विम करके बीच के दूसरी ओर जाने की कोशिश करेगा और वो तब तक स्विम करता रहेगा जब तक वो इस बीच की हदूद को पार नहीं कर देता। ये कह के वो पेट्रिशा को गले लगाता है और निकल जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि इनको एक आदमी पहाड़ी के ऊपर से लगातार देख रहा है। उसके बाद मैडॉक्स अपने माँ बाप के डिवोर्स के बारे में जानती है अपनी माँ से, तो बहुत अफसोसज़दा हो जाती है और अकेले ही पानी में चली जाती है रोते रोते। और फिर अचानक से उसके पास तैरती हुई जेरिन की लाश आ जाती है। जेरिन जो कुछ लम्हात भी नहीं सह पाया था समुंदर में और वो भी बीच पे अपनी जान हार बैठा। गाय और टेंट उसकी लाश को किनारे पे ले आते हैं और पेट्रिशा उसको देख के गमसार हो जाती है। खैर उसके बाद कैरा जो अपने बाप की बिगड़ती हुई हालत को और बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती तो वो पत्थरों के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देती है। गाय और ट्रेंट उसको बहुत मना करते हैं पर वो नहीं मानती और थोड़ी सी ऊपर जाते ही बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और वो भी जाती है। और ट्रेंट जो अपने प्यार को इस तरह खो के तो मानो अपनी सारी उम्मीदें ही छोड़ देता है। वो बहुत रोता है। एक के बाद एक इस बीच पे जितने लोग आए थे मरते जा रहे थे और अब बारी पेट्रिशा की थी जिसको अचानक से फिट्स आ जाते हैं और वो तड़प तड़प के मर जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि इनकी बढ़ती उम्र अब दिखने लग गई है, जिसका पहला शिकार गाय बनता है जिसकी आईसाइट वीक हो जाती है और उसे सब ब्लरी नजर आने लगता है। और फिर प्रिस्का को भी अब सुनने में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, वो एक कान से बहरी हो जाती है। और क्रिस्टल जो अब बिल्कुल भी क्रिस्टल क्लियर नहीं दिखती और कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से भयानक दिखने लग जाती है और असासे कमतरी का शिकार होकर पत्थरों में अकेले रहने लग जाती है। खैर कहानी आगे बढ़ती है और अब रात होने को है तो गाय और प्रिस्का आग जलाकर बैठ जाते हैं। अब वो बिल्कुल बूढ़े हो चुके हैं। ट्रेंट और मैडॉक्स बीच पे सामान इकट्ठा कर रहे हैं ताकि आग जला सकें और अपने माँ बाप को गर्म रख सकें। फिर मैडॉक्स को एक डायरी मिलती है जो शायद इनसे पहले किसी इंसान की थी जो इस बीच में यूं ही फंस गया था और वो लिखता है कि ये पत्थर मिलियंस ऑफ ईयर से इस बीच पे यूं ही गड़े हुए हैं और अब इतने डीपली इस जगह में गड़ चुके हैं कि वो नीचे से कुछ ऐसे मिनरल्स रिलीज कर रहे हैं जो हर जानदार स्पीसीज के सेल्स को रैपिडली ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से इनकी उम्र यूं इतनी तेजी से बढ़ती है। और अब ट्रेंट को पहाड़ी के ऊपर लगा कैमरा भी दिख जाता है, लेकिन उनको ये समझ नहीं आता कि ये ऐसा कर क्यों रहे हैं। इतने में डॉक्टर चार्ल्स जो बिल्कुल सनकी हो चुका है वो रेंगता हुआ गाय और प्रिस्का के पास आता है
और इन पे चाकू से हमला कर देता है। एक के बाद एक इनको कट लगाता रहता है। प्रिस्का वहां से भागकर ट्रेंट और मैडक्स के पास जाती है और उन्हें छुप जाने को कहती है और वहां से जंग लगी हुई पुरानी छुरी ले आती है और डॉक्टर चार्ल्स को उस जंग लगी हुई छुरी से कट लगा देती है। अब क्योंकि वक्त इतनी तेजी से गुजर रहा होता है, जो जहर उस जंग की वजह से महीनों में चार्ल्स के जिस्म में फैलना था वो कुछ ही लम्हों में फैल जाता है और वो मर जाता है। और दूसरी तरफ ट्रेंट और मैडक्स जिस गुफा में छुपने के लिए जाते हैं वहाँ क्रिस्टल होती है जिसकी हालत बहुत ही खराब है। वो ट्रेंट और मैडक्स को वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो नहीं चाहती कि इस हालत में कोई भी उसको देखे और इन पे हमला करने के लिए आगे बढ़ रही होती है, पर उसकी हड्डियां इस कदर कमजोर हो चुकी हैं जैसे ही पत्थर से टकराती है टूटने लग जाती है और वो यूं ही अपने हाथ पांव पत्थर पे मारती मारती मर जाती है। और अब गाय की फैमिली के अलावा इस बीच पे और कोई नहीं बचा। फिर रात हो जाती है तो पूरी फैमिली बीच के सामने बैठ जाती है और गाय और प्रिस्का अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं और इनके बच्चे इनकी केयर कर रहे हैं। और अचानक गाय गिर जाता है और मर जाता है और प्रिस्का भी थोड़ी देर बाद ही मर जाती है। दोनों बच्चे बिलक बिलक कर रोते हैं। इन बेचारों को तो पता भी नहीं चला कि बचपन कब खत्म हुआ, जवानी कब शुरू हुई और सुबह होते होते ये लोग मिड एज में पहुंच जाते हैं। ट्रेंट जो लगभग अपने बाप की उम्र का हो चुका था और प्रिस्का अपनी माँ की उम्र की, और ये दोनों हार नहीं मानते और सुबह होते ही कहते हैं हमें एक और ट्राई करना चाहिए, लेकिन उससे पहले सैंड कैसल बनाते हैं। सैंड कैसल बनाते हुए ट्रेंट को इसके दोस्त इडलिप के दिए हुए खत की याद आती है तो सोचता है देख लूं कि उसने क्या मैसेज दिया था कोड लैंग्वेज में। ट्रेंट जब देखता है तो इसको यकीन नहीं आता। डिकोड करने के बाद मैसेज में लिखा था माय अंकल डजंट लाइक कोरल। ये फौरन से समझ जाता है कि बीच से थोड़े से फासले में जो कोरल है उसकी मदद से हम बच सकते हैं। और फिर हमें वो आदमी दिखाया जाता है जो पहाड़ी के ऊपर से इन्हें देख रहा है। वो और कोई नहीं वही ड्राइवर होता है जिसने इन सबको यहाँ लाकर छोड़ा था और वो इनकी वीडियो बना रहा था जैसे इन पे कोई बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट चल रहा हो। इतने में ट्रेंट और मैडक्स पानी में उतर आते हैं और तैरते हुए कोरल के पास आ जाते हैं और अब पानी के अंदर कोरल के बीच में से गुजरते हैं जिसमें इनको बहुत देर हो जाती है और वो ऊपर नहीं आते। और ड्राइवर मैनेजर को फोन करता है और कहता है ये सब भी खत्म हो गए हैं। एक लम्हे के लिए तो मुझे लगा शायद ये दोनों बच जाएंगे, लेकिन नहीं, लास्ट वीक के बैच की तरह ये सब भी खत्म हो गए हैं। ड्राइवर वापस चला जाता है एक मेडिकल बेस में जो बहुत बड़ी मेडिकल बेस होती है वॉरेन एंड वॉरेन की, और वहाँ पर दिखाया जाता है कि बहुत सारे रिसर्चर्स तरह तरह की बीमारियों पे रिसर्च कर रहे हैं। और फिर मैनेजर 1 मिनट के साइलेंस को कहता है बैच नंबर 73 की याद में, जो गाय की फैमिली वाला बैच था। दरअसल वॉरेन एंड वॉरेन की तरक्की का राज ये आइलैंड था। वो लोगों पर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते थे। आमतौर पर एक मेडिसिन के रिजल्ट को हासिल करने में रिसर्चर्स को सालों लगते हैं, लेकिन इस आइलैंड की मदद से सिर्फ एक दिन में इनकी मेडिसिन का रिजल्ट इनके सामने होता है। और ये लोग सिलेक्ट भी सिर्फ उन लोगों को करते हैं जो मेडिकली अनस्टेबल हैं और उनकी बीमारी का इलाज ये लोग इस तरह दरियाफ्त करते हैं। इस बैच में भी हर फैमिली में कोई ना कोई सीरियस डिसीज में मुब्तला था, जैसे प्रिस्का, पेट्रिशा, डॉक्टर चार्ल्स, क्रिस्टल और मिड साइज सेदान। लेकिन इन लोगों ने नाइंसाफी की तो उनकी फैमिलीज के साथ। अब मैनेजर बताता है कि हमने कुछ ही सालों में लाखों जिंदगियां बचाई हैं। ऑफ कोर्स कुछ सब्जेक्ट पेशेंट्स की मौत भी हुई है, लेकिन उन जैसे कई मरीज उनकी कुर्बानी की वजह से आज जिंदा हैं। और इस बैच के एक्सपेरिमेंट में हमने फिट्स जो कि पेट्रिशा को आते थे उसका इलाज ढूंढ लिया है। असल में जैसे ही ये लोग रिजॉर्ट पर पहुंचते हैं और मैड्रिड इनको जब कॉकटेल ड्रिंक देती है तो उस ड्रिंक में इनकी बीमारी की मेडिसिन मिक्स होती है। खैर कहानी आगे बढ़ती है और वही पुलिस वाले के पास एक आदमी आता है और उसे एक डायरी देता है। बाद में मैनेजर एक नई फैमिली को रिजॉर्ट में वेलकम करता है, लेकिन जब मैड्रिड ड्रिंक लेकर फैमिली की तरफ बढ़ती है तो वहाँ ट्रेंट आ जाता है और ड्रिंक्स गिरा देता है और इनका राज खोल देता है। वो सब बता देता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं इस हंगामे से। रिजॉर्ट पर पुलिस वाले के हाथ में सबूत था डायरी, तो वो वहाँ बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को बुला लेता है। इडलिप ट्रेंट को गौर से देख रहा होता है। ट्रेंट उसे वही कोड मैसेज दिखाता है जिसकी वजह से इनकी जान बच पाई और आंखों ही आंखों में इडलिप का शुक्रिया करता है। और ये एक अनोखी और दिलचस्प कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मूवीज ट्रिविया फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज। थैंक यू।